स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल अलिफिलिया में। हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मॉडल्स की बात कर रहे थे। आज हम लोग वॉग और नॉर्मन्स का मॉडल पढ़ेंगे हैं, ठीक है। और हम लेवल और रिकॉल की भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। पहले इंट्रो में क्या है कि कॉग्निशन जो है, ठीक है। कॉग्निशन, अब हम सबको पता है कि कॉग्निशन अगर हम लेमन लैंग्वेज की में बात करें तो थिंकिंग को बोलते हैं। कॉग्निशन जो है एक ऐसा एरिया है स्टडी का, साइकोलॉजिकल एरिया है जो दैट गोज़ फार बियॉन्ड सिंपली द टेकिंग इन रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ यही नहीं आता है कि इन्फॉर्मेशन ली और फिर उसको रिट्रीव किया, ठीक है। ये किसने बोला था? निसर ने क्या कहा 1967 में कि जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स हैं कॉग्निशन में, जो थिंकिंग में सबसे असरदार रिसर्चर्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इस फील्ड में, उनको कैसे डिफ़ाइन किया? इट एज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एनकोड, लोग कैसे इन्फॉर्मेशन को एनकोड कैसे करते हैं, फिर उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं और उस नॉलेज को लर्न कैसे करते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? निसर ने कहा था 1967 में। जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है ह्यूमन कॉग्निशन की तरफ, ठीक है, ह्यूमन थिंकिंग की तरफ, दैट इज़ वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत पॉपुलर है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है क्या? हम सबको पता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है, अब हमें अच्छे से समझ आ चुका है कि ऐसी चेंज है इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरीके से जो ऑब्जर्वर जो है जिसको डिटेक्ट कर सकता है, देख सकता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई है तो आपके बिहेवियर में उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेक्ट करेगा ऑब्जर्वर, सामने वाला उसको देख सकता है। विद इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है ऐसी अप्रोच है टू द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थिंकिंग, जिससे हम क्या समझते हैं कि ह्यूमन थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जो गोल है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कि ह्यूमन कॉग्निशन को अंडरस्टैंड करना, ये वो अप्रोच है जो हमें ह्यूमन कॉग्निशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है, हमारे उस गोल की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है ऐसी अप्रोच है, जो एक अप्रोच है किस तरफ? उस गोल की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, जो हमें क्या अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, क्या समझने, ह्यूमन कॉग्निशन को, ह्यूमन थिंकिंग को। इट अरोज इन, और ये अप्रोच कब आई अस्तित्व में? 1940s एंड 1950s में। जो इस अप्रोच का एसेंस है, ठीक है, वो क्या है? इसका क्रक्स समझते हो? इसका निचोड़ क्या है? टू सीक कॉग्निशन एज बीइंग एसेंशियली कंप्यूटेशनल इन नेचर, विद माइंड बीइंग द सॉफ्टवेयर एंड द ब्रेन बीइंग द हार्डवेयर। ये कहती है अप्रोच कि जो कॉग्निशन है उसको हम बोल सकते हैं कि वो कंप्यूटर की तरह है नेचर में। जैसे उसका जो दिमाग है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, और जो ब्रेन है वो क्या है? वो हार्डवेयर है। वन ऑफ द प्राइमरी एरियाज ऑफ कॉग्निशन स्टडीड बाय रिसर्चर्स इज मेमोरी। अगर हम कॉग्निशन एरियाज़ की बात करें, ठीक है, जो हम रिसर्चर्स में पढ़ते हैं, थिंकिंग के प्राइमरी एरियाज़ की बात करें, उसमें से जो प्राइमरी एरिया एक है वो कौन सा है? मेमोरी है। By the 1960s, research in memory had reached a high state of activity, and it was about this time that some formalized comprehensive theories of memory was beginning to be formulated. आपको पहले भी बता दिया मैंने कि 1960 तक आते आते जो रिसर्च थी मेमोरी में, इसकी जो रेट थी बहुत हाई चला गया, ठीक है। इस फील्ड में बहुत काम होने लगा, ठीक है, एक्टिविटी तेज़ हो गई। एंड इट वाज अबाउट दिस टाइम कि जो बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव थेरीज़ आने लगी, ठीक है, उनको फॉर्मुलेट किया जाने लगा और बहुत सारी हाइपोथेसिस आए, फिर सजेशंस आए कि इंटीग्रेशन कैसे होना है, और बहुत सारी नई थेरीज़ भी बनने लगी, एस्टैब्लिश होने लगे, नए नए बिलीव्स आने लगे। अब जो अगर हम अभी की बात करें तो बहुत सारे कंसेंसस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एस्पेक्ट्स पे हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो ब्रेन है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, कोड कैसे करता है, मैनिपुलेट कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो ये सब का सब कहाँ स्टोर होती हैं चीज़ें? मेमोरी में। इस सेक्शन में हम यही बात करने वाले हैं कि जो उस समय की मेमोरी की थेरीज थी उनमें क्या क्या चीज़ें आई। एक मॉडल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एटकिंसन एंड शिफ्रिन्स मॉडल। आज हम वॉग एंड नॉर्मन्स मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट बिहेवियरल मॉडल था, ठीक है, टू ट्रेवल डाउन मेमोरी लेन की तरफ जाने वाला, और जिसका कॉन्सेप्ट जो है प्राइमरी मेमोरी रहा, और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आज जो मॉडर्न थेरीज़ आई हैं, ठीक है। ये किसने डेवलप किया था? 1965 में वॉग और नॉर्मन ने इसको
डेवलप किया था। ये जो थ्योरी थी डुअलिस्टिक थी। डुअलिस्टिक कहने का मतलब है, ये कहती थी कि प्राइमरी मेमोरी भी होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, और उसने उसको कहा कि और वो इंडिपेंडेंट है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी पे डिपेंडेंट नहीं है, और सेकेंडरी मेमोरी को उसने कहा कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। तो एसएम का मतलब है सेकेंडरी मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम है। वॉग और नॉर्मन जो थे, उन्होंने क्या किया, विलियम जेम्स की जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की डिक्टोमी थी, आप डिक्टोमी समझते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट देना जो एक चीज़ है वो उसका कम्प्लीटली अपोजिट है। विलियम जेम्स ने जो प्राइमरी मेमोरी के बारे में कहा, सेकेंडरी मेमोरी उसका टोटली अपोजिट था। तो वॉग और नॉर्मन ने विलियम जेम्स की डिक्टोमी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से क्या बोरो किया, साथ में इलस्ट्रेट किया उन्होंने थ्योरी, उनकी थ्योरी कि जो नीचे मॉडल आप देख रहे हो, जो फिगर बना हुआ, ये जो मॉडल दिया वहाँ से, ठीक है, विलियम जेम्स की डिक्टोमी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, which encouraged the memory metaphor of boxes in the head that soon proliferated in the literature of cognitive psychology। जिससे क्या हुआ, जो उसका क्रक्स निकल के आया वो जल्दी से कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिटरेचर में प्रोलिफरेट होने लगा। What Bogman and Norman did, the James never attempted was to quantify properties of memory, प्राइमरी मेमोरी। जो वॉग और नॉर्मन ने किया, जेम ने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया कि वो प्राइमरी मेमोरी की प्रॉपर्टीज़ को क्वांटिफाई करें। ये जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज सिस्टम था वो टेकन टू हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। इसको ऐसा माना गया कि बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी, इसलिए जो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इट वॉज पॉस्टुलेटेड टू अगर, इसलिए जो लॉस इन्फॉर्मेशन का वो होगा ही होगा, और नॉट एज अ सिंपल फंक्शन नहीं है टाइम का, बल्कि क्या है, वंस स्टोरेज कैपेसिटी वॉज एग्जॉस्टेड, एक बार स्टोरेज कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई तो बाय द डिस्प्लेसमेंट, उससे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगी ओल्ड आइटम्स की, कोई एक चीज़ निकाल दी जाएगी और उसकी जगह जो है नई चीज़ ले लेगी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट ऐसे दिया गया कि एक स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह, लाइक जिसमें वर्टिकल फाइल्स रखी जाती हैं, ठीक है, वर्टिकल समझते हो, जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो बुक्स कैसे रखी होती हैं, वर्टिकली रखी होती हैं, तो इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर की जाती है एज ए स्लॉट्स। जब सारे स्लॉट्स फिल हो जाते हैं और हमने नई कोई फ़ाइल उसमें डालनी है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि पुरानी कोई फ़ाइल निकालनी पड़ेगी, डिस्प्लेस करनी पड़ेगी। सिमिलर जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी ऐसा ही होता है। स्टिमुलस आया, प्राइमरी मेमोरी आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी में गया, अगर रिहर्सल हुआ है तो सेकेंडरी मेमोरी में, नहीं हुआ है तो भूल जाएगा। वॉग और नॉर्मन ने ट्रेस द फेट ऑफ आइटम्स इन प्राइमरी मेमोरी, उन्होंने प्राइमरी मेमोरी में आइटम्स का फेट जो है वो ट्रेस किया। कैसे? उन्होंने 16 डिजिट का लिस्ट बनाया, ठीक है, जो उन्होंने सब्जेक्ट्स को कहा कि उनको रीड करेंगे, और 1 डिजिट पर सेकेंड या फिर 4 डिजिट्स पर सेकेंड। पर्पस क्या रहा इन डिजिट्स को प्रेजेंट करने का कि हर सेकेंड के बाद या क्वार्टर सेकेंड के बाद ये डिटर्मिन करना कि फॉरगेटिंग जो है, भूलना जो है, क्या वो डिके का फंक्शन है टाइम की वजह से, ठीक है, टाइम की वजह से हो रहा है, या फिर प्राइमरी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर तो फॉरगेटिंग जो है वो टाइम की वजह से हो रहा है, ठीक है, डिले आप कर रहे हो किसी चीज़ को, तो रिकॉल जो है कुड बी एक्सपेक्टेड विद द स्लोअर रेट। तो आप क्या कर सकते हो कि टाइम बढ़ा सकते हो, लाइक आप बोल रहे हो 1 डिजिट जो है दैट इज़ क्वार्टर सेकेंड या 1 सेकेंड, तो ये 1 डिजिट पर सेकेंड का, या 4 डिजिट पर सेकेंड बोल रहे थे, 1 डिजिट पर सेकेंड रखेंगे। लेकिन अगर इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है तो कोई रिकॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप प्रेजेंटेशन रेट के साथ। सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट की जाएगी दोनों प्रेजेंटेशन रेट्स के साथ, विच बाय वॉग एंड नॉर्मन लॉजिक, उनके लॉजिक के हिसाब से अलाउज दैट सेम टाइम फॉर डिके टू अकर, सेम टाइम रहेगा डिके का होने के लिए, ठीक है, सेम टाइम रहेगा। इट माइट बी आर्ग्यूड दैट कि अगर एक आइटम पर सेकेंड प्रेजेंट की जाए तो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन जो एंटर होगी प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, उनकी प्राइमरी मेमोरी में, और लेटर एक्सपेरिमेंटेशन जो थी नॉर्मन की 1966 में, जिसमें प्रेजेंटेशन रेट वेरी हुए 1 to 10 डिजिट्स थोड़े से पीरियड के लिए, यील्ड डेटा कंसिस्टेंट विद द रेट ऑफ फॉरगेटिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मॉडल। जो रेट रहा फॉरगेटिंग का दो प्रेजेंटेशन रेट्स के लिए सिमिलर रहा। जो इंटरफेरेंस लग रहा था टू बी ए ग्रेटर फैक्टर, वो इंटरफेरेंस जो था, छेड़छाड़ जो था, उनका जो ये मॉडल था, ये जो उनका क्या बोलेंगे आप, उन्होंने ये जो
टेस्ट किया था, अपने सब्जेक्ट पे जो टेस्ट लगाया था या उनके साथ जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था, उससे सामने आया कि डिके नहीं है, टाइम की वजह से नहीं है, बल्कि मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की वजह से इंटरफेरेंस को जो है ग्रेटर फैक्टर माना गया देन टाइम या डिके। वॉग और नॉर्मन के सिस्टम जो थे, उन्होंने एक अच्छी सेंस बनी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो है होल्ड्स वर्बल इन्फॉर्मेशन एज अवेलेबल फॉर वर्बटम रिकॉल, दिस इज ट्रू इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, वो वर्बल इन्फॉर्मेशन को होल्ड रख पाती है, ठीक है। और ये सच में ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में जो है रहता है ऐसा। वी कैन रिकॉल द लास्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, हमें लास्ट पार्ट याद रहता है जो हमने अभी भी सुना हो सेंटेंस का, विद कंप्लीट एक्यूरेसी, किसी ने क्या कहा एग्जैक्टली, ठीक है। इवन इफ कि हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, तो भी हमें याद रहेगा। हाउएवर टू रिकॉल द सेम इन्फॉर्मेशन, कुछ देर के बाद अगर आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश करोगे, अगर आपने उस चीज़ को रिहर्स नहीं किया तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको रिट्रीव करना, ठीक है। अब लेवल और रिकॉल की बात करेंगे, ठीक है। एक रिपोर्ट थी जेंस्को की, पीआई जेंस्को की, 1962-1981 में, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है कि एक सब्जेक्ट जो है कैसे इंटरेक्ट करता है मटेरियल के साथ, ठीक है, जो वो लर्न कर रहा है या कमिटेड टू मेमोरी, जो मेमोरी को कमिट हुआ है, वो उसने ये रिपोर्ट लाई। उसने क्या कहा कि एक सब्जेक्ट जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, जो मटेरियल वो लर्न कर रहा है या जो मटेरियल कमिट हो रहा है मेमोरी को, ठीक है। तो बेसिक नोशन जो है, बेसिक नोशन मतलब आइडिया, वर्ड्स के साथ जो अगर तो डीप मीनिंग के साथ उसको इनकोड किया गया है तो वो आपकी मेमोरी में रहेगा, बेटर, अच्छे से रहेगा। अगर एनकोड किया गया है किसी और सुपरफिशियल मीन से तो नहीं रहेगा इतने अच्छे से, उतने अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। जो मेमोरेबिलिटी है वर्ड्स की, वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस होती है, डीपली, प्रोफाउंडली मतलब बड़ी गहराई से प्रभाव डालती है किस पे, गोल ऑफ द सब्जेक्ट द टाइम ऑफ द मटेरियल वाज प्रेजेंटेड, कि सब्जेक्ट का गोल क्या है जब आप उस मटेरियल को प्रेजेंट कर रहे हो। डिफरेंट गोल्स जो हैं थॉट के, वो एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट कनेक्शंस को सब्जेक्ट के, और उनका ओरिएंटेशन टुवर्ड द मटेरियल, ठीक है। तो द थीसिस वाज टेस्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट, ये जो थीसिस उसने दी, ये टेस्ट की गई विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें सब्जेक्ट्स को 10 सीरीज़ दी गई 4 वर्ड्स की। फर्स्ट वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड के साथ कनेक्टेड था, बट इंस्ट्रक्शन जो थी तीनों ग्रुप्स के लिए, 3 ग्रुप्स थे, तीनों ग्रुप्स के लिए इंस्ट्रक्शन अलग थी। एग्जाम्पल एक सीरीज़ है लाइक हाउस, विंडो, बिल्डिंग और फिश, जिसमें पहला कंडीशन सब्जेक्ट को क्या कहा गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है वो वाला वर्ड जिसका मीनिंग जो है वो बाकी सारे वर्ड से डिफरेंट है। सो हाउस और फिश जो है टोटली डिफरेंट है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। दूसरी कंडीशन में सब्जेक्ट को बोला गया कि कंक्रीट कनेक्शन निकालना हमने पहले वर्ड के बीच में, किसी दूसरे वर्ड के बीच में, लाइक हाउस और विंडो। हाउस में खिड़कियाँ होती हैं तो ये कंक्रीट कनेक्शन है, दिखता है सामने। और तीसरी कंडीशन में सब्जेक्ट्स को बोला गया कि जो लॉजिकल कनेक्शन निकालना है आपने पहले वर्ड और बाकी 3 वर्ड्स के बीच में, तो हाउस और बिल्डिंग, हाउस की बात हो रही है तो बिल्डिंग की बात होगी। जेंस्को ने सोचा कि इंस्ट्रक्शंस को अल्टर करके सब्जेक्ट्स को डिफरेंट गोल्स की तरफ आप लोग ओरिएंट करते हो, ठीक है, और वो उसी हिसाब से उसके मीनिंग पर पहुंचते हैं। आफ्टर ब्रीफ इंटरप्टिंग टास्क, एक छोटे से इंटरप्शन के बाद सब्जेक्ट्स को कहा गया कि आइटम्स को रिकॉल करना है। तो इन द कंडीशन इन विच सब्जेक्ट फॉर्म लॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन द फर्स्ट वर्ड एंड द अनदर वर्ड, जिसमें लॉजिकल कनेक्शंस थे, ठीक है, जिस कंडीशन में लॉजिकल कनेक्शंस थे वर्ड्स के बीच में, उनको रिकॉल ऑफ द टारगेट वर्ड अकर्ड विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उनमें ग्रेटर फ्रिक्वेंसी के साथ उनको रिट्रीव कर लिया, रिकॉल कर लिया। और जिनके रिलेशनशिप वर्ड्स की ग्रेटर दैन द नो मीनिंग कंडीशन, जिनकी नो मीनिंग कंडीशन के साथ थे, कॉन्क्रीट रिलेशनशिप थे, वो जो थे इतनी ईजिली रिकॉल नहीं हुआ। तो जो लेवल है रिकॉल का, जेंस्को ने जैसे कहा था LOR, लेवल ऑफ रिकॉल, उन्होंने इसको कहा था ये गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, डिपेंड करता है कि गोल क्या है। एक्सपेरिमेंट साइट किया गया, we can see that when subjects were given a learning set or instructions to process material at different levels, तो रिकॉल ऑफ द मटेरियल वाज अफेक्टेड ग्रेटली। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस ने उनके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट डाला, ठीक है, और बड़ा ज़्यादा डाला, बिकॉज ओरिजिनल पेपर वाज पब्लिश्ड इन रशियन एंड नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। असली पेपर जो था वो रशिया में पब्लिश हुआ और उसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, इट हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ द मेमोरी मॉडल्स, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया मेजर वर्क्स में। नेवरदलेस वी शैल सी एक्सपेरिमेंट प्रेजेंटेड बाय जेंस्को बिकॉज ऑफ इट्स थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल प्रोसेसिंग, इसलिए हमने इतना उसको कभी देखा भी नहीं है, फिर क्यों, इसकी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस थी विच हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द, और जिसका कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, प्रोफाउंड, गहरा
और उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम रहे ह्यूमन मेमोरी को कंसेप्चुलाइज कर ह्यूमन मेमोरी का कॉन्सेप्ट देने के लिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।